कैसे कोई इंसान एक एकदम नौसीखिए कॉलेज स्टूडेंट को महज $30 और कुछ पोटैटो चिप्स देकर अपना सारा पैसा गंवा सकता है। सच में ये शुरुआत ही अपने आप में कितनी अजीब लगती है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर वही इंसान उसी विफलता की राख से उठकर कमोडिटी और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज बन जाता है। हमारी आज की इस डीप डाइव में हम जैक डी श्वैगर की बहुत ही मशहूर किताब मार्केट विजर्ड्स के पन्नों को खंगालने वाले हैं। और ये स्रोत सामग्री कोई आम किताब नहीं है। इसमें अमेरिका के कुछ सबसे टॉप ट्रेडर्स के इंटरव्यूज का बहुत ही गहन संकलन है। सही कहा। जैसे माइकल मार्कस, ब्रूस कोवेनर, रिचर्ड डेनिस, पॉल टूडोर जोन्स और गैरी बाइलफेल्ड। हम इस चर्चा में ये डिकोड करने वाले हैं कि आखिर कैसे महज 400 या $1000 की मामूली सी पूंजी को करोड़ों डॉलर के साम्राज्य में बदल दिया गया। बिल्कुल। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इन सफलताओं के पीछे कोई रहस्यमयी एल्गोरिदम नहीं है। हाँ, कोई जादुई ब्लैक बॉक्स नहीं है। एग्जैक्टली। ये पूरा खेल असल में मानवीय मनोविज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट के एक बहुत ही क्रूर ढांचे और बाजार की अराजकता के बीच एक व्यवस्थित संतुलन बनाने का है। और जब हम इन सभी दिग्गजों की स्ट्रैटेजीज को गहराई से देखते हैं तो सतह पर तो वो एक दूसरे के एकदम विरोधी नजर आते हैं, है ना? कोई मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर खेल रहा है तो कोई सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहा है। हाँ, लेकिन उनके काम करने के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें एक बहुत गहरी समरूपता है। और मजे की बात यह है कि वो समरूपता शुरू होती है बाजार द्वारा दिए गए सबसे कड़वे सबक से, विफलता से। बिल्कुल। हर एक महान ट्रेडर ने अपनी यात्रा की शुरुआत में ऐसी भयानक विफलताओं का सामना किया है जिसने उनके भीतर के हर भ्रम को तोड़ के रख दिया। हारना ही उनके सीखने का पहला कदम था। तो चलिए माइकल मार्कस की उस घटना से ही शुरू करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जॉन्स हॉपकिंस जैसी जगह से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद ट्रेडिंग की असली दुनिया में उनकी शुरुआत कितनी बेतुकी थी। हाँ, वो जॉन नाम के स्टूडेंट वाली कहानी। एग्जैक्टली। उन्होंने जॉन नाम के एक अनुभवहीन छात्र को अपना सलाहकार बना लिया और उसकी फीस क्या थी? हफ्ते के $30 और कुछ पोटैटो चिप्स। नतीजा ये हुआ कि मार्कस ने अपनी पूरी की पूरी बचत गंवा दी। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जब उन्होंने खुद ट्रेडिंग शुरू की तो कॉर्न ब्लाइट की स्थिति में और लकड़ी के फ्यूचर्स में अपनी पूरी पूंजी एक ही दिशा में झोंक दी। एक ही दांव पर सब कुछ। हाँ, और जब बाजार लिमिट डाउन हुआ तो उनके पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे बाप रे। देखिए, ये सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं था, ये पूरी तरह से मिट जाने की कगार पर खड़ा होना था। ब्रूस कोवेनर का शुरुआती अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था? कोवेनर सोयाबीन के एक स्प्रेड ट्रेड में थे। ट्रेड उनके पक्ष में जा रहा था, मुनाफा बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनके ब्रोकर ने ये कहकर उनकी भावनाओं को भड़काया कि मार्केट चांद पर जा रहा है। ओहो, सबसे बड़ी गलती। ब्रोकर की सुन ली। बिल्कुल। ब्रोकर ने कहा कि अपनी शॉर्ट पोजीशन हटा लेनी चाहिए। कोवेनर ने उस यूफोरिया में आकर हेज हटा दिया और कुछ ही मिनटों बाद ब्रोकर का फोन आता है कि बाजार लिमिट डाउन हो गया है। सारा मुनाफा एक झटके में गायब। मुनाफा तो खत्म हुआ ही, कोवेनर गहरे सदमे में चले गए। उस एक आवेगी फैसले ने उनका करीब $30,000 का मुनाफा कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं निकला गया। ये तो एक तरह का शारीरिक और मानसिक आघात हो गया। बिल्कुल था। और अगर हम पॉल ट्यूडर जोन्स की बात करें तो 1979 के कॉटन मार्केट की उनकी कहानी भी इसी पैटर्न को दोहराती है। हाँ, वो माचो मैन वाली घटना। सही कहा। सिर्फ 25 साल की उम्र में ट्रेडिंग फ्लोर पर माचो मैन वाली छवि बनाने के चक्कर में उन्होंने रिंग के बाहर से एक ऐसी विशालकाय बोली लगाई जो विशुद्ध रूप से सिर्फ अहंकार से प्रेरित थी। और जैसे ही वो बोली निष्पादित हुई, जोन्स का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने लिक्विडिटी को पूरी तरह से गलत आंका है। बाजार पलटा और उनके खाते का 60 से 70% हिस्सा एक ही झटके में साफ हो गया। 70%। सोचिए उस वक्त क्या बीती होगी उन पे। मैं वही सोच रही थी। ये जो शुरुआती भयानक गलतियां हैं ना, ये मुझे मशीन लर्निंग मॉडल्स की याद दिलाती हैं। जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखना, जब तक आप बुरी तरह गिरकर घुटने नहीं छीलते तब तक आप संतुलन बनाना नहीं सीखते। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? एक जटिल एल्गोरिदम तब तक सटीक प्रेडिक्शन नहीं दे सकता जब तक उसे भारी मात्रा में एरर डेटा ना दिया जाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआती नुकसान उनके लिए सजा नहीं बल्कि उनके ट्रेडिंग सिस्टम को कैलिब्रेट करने का डेटा सेट थे? मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ।
मशीन लर्निंग मॉडल की तरह ही एक ट्रेडर का दिमाग भी पैटर्न रिकग्निशन पे काम करता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी परत है, अहंकार का टूटना। अहंकार। हाँ, देखिए, जब बाजार आपके खाते का 70% हिस्सा उड़ा देता है ना, तो वो आपके इस भ्रम को नष्ट कर देता है कि आप बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाजार का तरीका है बताने का कि कोई भी उससे बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली। इन झटकों ने इन ट्रेडर्स को ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि बाजार के सामने व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है, और इसी क्रूर एहसास ने उन्हें उस दिशा में धकेला जो हर महान ट्रेडर का अल्टीमेट हथियार होता है, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पूंजी की रक्षा करना। बिल्कुल। महान डिफेंस ही सबसे अच्छा ऑफेंस है। यहां से उनका सारा ध्यान पैसे कमाने से हटकर पैसे बचाने पर आ गया। और यहीं से माइकल मार्कस का वो कठोर नियम आता है कि कभी भी अपने कुल पैसे का 5% से अधिक किसी एक आइडिया पर जोखिम में मत डालो। ये नियम गणितीय रूप से सुनिश्चित करता है कि लगातार 20 बार गलत होने पर ही आप गेम से बाहर होंगे। सही कहा। और ब्रूस कोवनर का स्टॉप लॉस लगाने का तरीका इस रिस्क मैनेजमेंट को एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? देखिए, कोवनर्स अपने स्टॉप लॉस को किसी मनमाने डॉलर अमाउंट पर सेट नहीं करते। वो चार्ट पर उस तकनीकी बिंदु को खोजते हैं जहां अगर कीमत पहुंच गई तो इसका सीधा अर्थ है कि उनके ट्रेड के पीछे का जो बुनियादी तर्क था वो ही गलत साबित हो चुका है। अच्छा, मतलब स्टॉप लॉस सिर्फ पैसे बचाने का टूल नहीं है, बल्कि वो इस बात का इंडिकेटर है कि उनकी पूरी थीसिस ही इनवैलिडेट हो गई है। बाजार को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। और फिर पॉल जोन्स की स्ट्रेटेजी देखिए, शानदार डिफेंस खेलें, ऑफेंस नहीं। हाँ, जोन्स की कल रात के बंद भाव यानी यस्टरडेज क्लोज वाली रणनीति तो मुझे सबसे ज्यादा अग्रेसिव डिफेंस लगती है। वो हर दिन ये मानकर चलते हैं कि उनकी सभी पोजीशन गलत है और वो अपनी एंट्री को हमेशा पिछले दिन की क्लोजिंग से आंकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये सभी दिग्गज इतना ज्यादा डर कर या केवल डिफेंस पर ध्यान देकर खेलते हैं, हर समय गलत होने की आशंका में जीते हैं, तो फिर ये करोड़ों रुपए कैसे कमा लेते हैं? ये सवाल तो आना ही था। मतलब क्या केवल गोल बचाने से फुटबॉल मैच जीता जा सकता है? अगर आप सिर्फ पूंजी बचा रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ से आ रही है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें गैरी बाइलफेल्ड द्वारा दिए गए पोकर के फ्रेमवर्क को देखना होगा। पोकर, ताश वाला गेम? हाँ, बाइलफील्ड ने $1000 से शुरुआत करके टी बॉन्ड्स में जो करोड़ों की ट्रेडिंग की, उसका आधार यही रिस्क रिवॉर्ड था। पोकर में एक पेशेवर खिलाड़ी हर हाथ नहीं खेलता, वो अपने खराब पत्ते छोड़ देता है। एग्जैक्टली। जब हाथ खराब हो तो छोटे नुकसान में बाहर हो जाएं, वो अपना एंटे छोड़ता रहता है और वो तब तक फोल्ड करता है जब तक संभावना उसके पक्ष में ना हो। और जब उसे पता होता है कि उसके पास विनिंग हैंड है तो वो भारी दांव लगाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पूंजी बचाना इसलिए जरूरी है ताकि जब सही मौका आए, एक बड़ा ट्रेंड सामने आए, तब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे बचे हों। ये बात तो है। लेकिन पोकर और फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बहुत बुनियादी अंतर भी तो है। कैसा अंतर? देखिए, पोकर के डेक में 52 पत्ते होते हैं। वेरिएबल्स पूरी तरह से फिक्स्ड है। आप प्रोबेबिलिटी की सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी या शेयर बाजार में वेरिएबल्स अनंत है। हाँ, ये तो है। अचानक कोई जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल हो जाए, मौसम बदल जाए या सरकार कोई नई पॉलिसी ले आए, ये सब अनजाने वेरिएबल्स हैं। कोवनर या जोन्स जैसे लोग उस अनंत अनिश्चितता के बीच ये कैसे तय करते हैं कि अब भारी दांव लगाने का सही समय आ गया है? वो बाजार की दिशा को कैसे भांपते हैं? इसी अनिश्चितता को नेविगेट करने के लिए कोवनर थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर उपमा? हाँ, उनके अनुसार जो बुनियादी विश्लेषण है, फंडामेंटल्स, वो बताता है कि बाजार को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, एक थर्मामीटर की तरह काम करता है, जो बाजार का बुखार नापता है। बिल्कुल। वो ये मापता है कि क्या बाजार वास्तव में उन बुनियादी कारकों पर रिएक्ट कर रहा है या नहीं। अगर फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाना चाहिए लेकिन प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई अज्ञात वेरिएबल काम कर रहा है। समझ गई। तो जब फंडामेंटल्स और थर्मामीटर की रीडिंग एक ही दिशा में अलाइन होती है, तब वो आक्रामक दाव लगाते हैं। सही पकड़ा आपने। ये तालमेल काफी लॉजिकल लगता है। लेकिन जब हम रिचर्ड डेनिस और उनके टर्टल्स प्रयोग की ओर मुड़ते हैं तो ये पूरी थ्योरी ही बदल जाती है। टर्टल्स प्रयोग ट्रेडिंग के इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग किसी को भी सिखाई जा सकती है।
उन्होंने 23 लोगों को सिर्फ 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और उन टर्टल्स ने साल दर साल 100% का मुनाफा कमाया। ये शुद्ध ट्रेंड फॉलोइंग का उदाहरण था। हाँ, और उनका गणित इतना निर्मम था कि वो बिना कोई बुनियादी विश्लेषण किए सिर्फ प्राइस एक्शन पर दांव लगाते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बस कोई चीज ऊपर जा रही है तो खरीदो। लेकिन यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ डेनिस कहते हैं कि बाजार की ट्रेंड के साथ चलो, और दूसरी तरफ पॉल जोन्स है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जोन्स अक्सर बाजार के सबसे ऊंचे या सबसे निचले स्तर, टॉप्स और बॉटम्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, जोन्स उस मोमेंटम के पलटने की जगह तलाशते हैं। एग्जैक्टली। टर्टल्स कह रहे हैं कि ट्रेंड के दोस्त बनो, जबकि जोन्स गिरते हुए चाकुओं को पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। दोनों एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, फिर भी दोनों सफल कैसे हैं? देखिए, ये विरोधाभास इस बात को स्पष्ट करता है कि सफलता किसी एक जादुई फॉर्मूले में नहीं है। बाजार में अलग अलग परतें होती हैं। डेनिस का सिस्टम लंबे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स का फायदा उठाता है और जोन्स का सिस्टम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लोगों के ओवर रिएक्शन का। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता अपनी खुद की व्यक्तिगत शैली, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार रणनीति बनाने और उस पर टिके रहने में है। रिचर्ड डेनिस एक सिस्टम ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। जोन्स एक कॉन्ट्रारियन स्वभाव वाले इंसान हैं। मतलब सही रणनीति होना ही काफी नहीं है, उस पे टिके रहने का अनुशासन सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब आप लगातार हार रहे हो। बिल्कुल। हारने की लंबी लकीर के बीच अनुशासन बनाए रखना मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उलट है। इसीलिए रिचर्ड डेनिस ने वो गोल्फ का उदाहरण दिया है। हाँ, गोल्फ वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प था। खराब दाव के बाद भले ही आप गुस्सा करें, लेकिन अगले शॉट पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। उनके अनुसार किसी एक ट्रेड का परिणाम 100% किस्मत हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये गणित और स्किल है। एग्जैक्टली। आपको अपनी मानसिक स्लेट को साफ रखना होता है। पॉल जोन्स भी इसी नियम का पालन करते हैं। जब ट्रेडिंग खराब चल रही हो तो वो अपना पोजीशन साइज लगातार कम करते जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। और इसके साथ ही भावनाओं को सिस्टम से बाहर निकालना भी तो बहुत जरूरी है। जैसे स्रोत सामग्री में बताया गया है कि पॉल जोन्स ने 1987 के क्रैश की भविष्यवाणी 1929 के ऐतिहासिक मॉडल से की थी। हाँ, उन्होंने देखा कि लिक्विडिटी का जो पैटर्न 1929 में था वही 1987 में रिपीट हो रहा है। और सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, डेनिस और जोन्स दोनों ने राजनेताओं की आर्थिक नीतियों पर भी अपने विचार रखे हैं, जैसे घाटे की अर्थव्यवस्था या रेगन की नीतियां। और यहाँ मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि स्रोत में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह की नीतियों की आलोचना या समर्थन है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इन ट्रेडर्स का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेना नहीं है। वो पूरी तरह निष्पक्ष रहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इन नीतियों का बाजार की लिक्विडिटी पर क्या असर होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या अल्टीमेट गोल इंसान को एक भावनाहीन रोबोट बना देना है? अगर ट्रेडिंग सिर्फ कड़े नियमों का पालन करने, भावनाओं को शून्य कर देने और डेटा का विश्लेषण करने का ही नाम है, तो फिर कंप्यूटर हमेशा इंसानों को ट्रेडिंग में हरा क्यों नहीं देते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब ब्रूस कोवनर के मल्टी डायमेंशनल चेस बोर्ड यानी बहुआयामी शतरंज वाले कॉन्सेप्ट में छुपा है। मल्टी डायमेंशनल चेस बोर्ड। देखिए, कंप्यूटर अतीत के डेटा में छुपे ट्रेंड्स को तो बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन अचानक हो रहे भू राजनीतिक बदलावों, जैसे कोई अचानक हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौता या सप्लाई चेन का टूटना, इसका सही मानवीय और तार्किक विश्लेषण सिर्फ एक इंसानी दिमाग ही कर सकता है। मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। एग्जैक्टली। एक एल्गोरिथम ये नहीं समझ सकता कि इन अभूतपूर्व घटनाओं पर आम लोगों का डर और लालच कैसे रिएक्ट करेगा। इंसानी इंट्यूशन ही एक महान ट्रेडर को मशीन से अलग करता है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मार्केट विजर्ड्स बनने का असली रहस्य किसी गुप्त जानकारी या इनसाइडर इन्फो में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रहस्य छुपा है नुकसान को जल्दी स्वीकार करने में, जीतने वाले सौदों पर टिके रहने में, स्वतंत्र रूप से सोचने में और अपने स्वयं के नियमों का कठोरता से पालन करने में। गैरी बाइलफेल्ड ने $1000 से और रिचर्ड डेनिस ने महज $400 से शुरू करके जो हासिल किया, वो असाधारण अनुशासन का परिणाम था। उनकी सबसे बड़ी जीत बाजार पर नहीं, बल्कि खुद पर थी। बिल्कुल। और इसी बात से हम इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर पहुंचते हैं। वो क्या?
देखिए, रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स प्रयोग से साबित कर दिया कि सफल ट्रेडिंग के नियम किसी को भी सिखाए जा सकते हैं। वो नियम छपे हुए हैं, सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, क्या हम वास्तव में शेयर या कमोडिटी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, या असल में हम अपनी ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, अपनी भावनाओं, डर और लालच के खिलाफ कोई अंतहीन जंग लड़ रहे हैं? क्या सबसे बड़ा बाजार हमारे खुद के दिमाग के अंदर ही मौजूद नहीं है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना? क्योंकि जब तक हम उस आंतरिक बाजार को नहीं जीत लेते, बाहर के बाजार के ट्रेंड्स हमें कोई मुनाफा नहीं दे सकते। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल।